हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर डेट इज़ एटम। केमिस्ट्री में आपने एटम को पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, परंतु यहाँ पर हम उसे फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करेंगे दो मॉडल से, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल से। ये मॉडल मतलब साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो देखने की कोशिश करेंगे एटम के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा थॉमसन मॉडल से। इसको पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। थॉमसन भाई साहब ने क्या कहा, जैसे वाटरमेलन होता है और वाटरमेलन में क्या होते हैं, बीच बीच में आपके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को बोला क्या, जैसे सीड है वैसे ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में। और जो बाकी रेड कलर का मटेरियल होता है, तरबूज होता है, उसको उन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव पार्टिकल्स बोले, ठीक है कि नहीं बात आपको। तो इस तरीके से भी इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है और इसको पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। पुडिंग मॉडल का मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने ब्रिटानिया के केक खाए हैं तो उसमें बीच बीच में चेरी होती है ना, तो वो चेरी इलेक्ट्रॉन है और बाकी जो मटेरियल है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है कि नहीं बात आपको। लेकिन सून ही ये मॉडल फेल हो गया। क्यों हो गया फेल? क्योंकि जो रदरफोर्ड मॉडल ने जो बातें की थी उनको एक्सप्लेन करने में ये क्या था, नाकामयाब था, ठीक है। चलिए अब रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ते हैं। रदरफोर्ड मॉडल में रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा पार्टिकल को कैसे एक्सेलरेट किया जाता है ये आपको पता हुआ है चैप्टर नंबर 3 में, डेट इज़ साइक्लोट्रॉन के द्वारा। अल्फा पार्टिकल लिए और अल्फा पार्टिकल को धड़ाधड़ बारिश कर दी, किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। गोल्ड की एक फॉइल ली और उसके ऊपर क्या कर दी, अल्फा पार्टिकल की बौछार कर दी, ठीक है कि नहीं बात आपको। और बौछार करने के बाद यहाँ पर उसने एक स्क्रीन लगाई, ठीक है, और स्क्रीन के पीछे क्या था, डिटेक्टर था। ये अल्फा पार्टिकल किस किस तरीके से स्कैटर हो रहे हैं, किस किस तरीके से, देखो आ तो ये ऐसे रही हैं, कोई ऐसे गया, कोई वापस चला गया, ठीक है कि नहीं बात आपको। तो उनकी रीडिंग कौन लेगा, ये डिटेक्टर लेगा, ठीक है कि नहीं बात आपको। डिटेक्टर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है डिटेक्टर, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, गोल्ड की फॉइल ली, जैसे आपने देखा होगा चांदी की वर्क जो पान के ऊपर लपेटते हैं, है ना, वैसे ही गोल्ड की एक फॉइल ली पतली सी और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बौछार कर दी और अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को मेज़र किया। स्कैटरिंग मतलब कितना डेविएट हुए वो अपने ओरिजिनल पाथ से, ठीक है, एक डिटेक्टर की हेल्प से। ये एक स्क्रीन है जहाँ पर वो आ रही थे अल्फा पार्टिकल, समझ आई बात। तो उसको तीन चीज़ें देखने को मिली, नोटिस करें। पहली चीज़ कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए बेटा, स्ट्रेट चले गए, स्ट्रेट पाथ को फॉलो किया उन्होंने। मैं कहूँ 99% पार्टिकल क्या चले गए, स्ट्रेट चले गए, ठीक है। दूसरी बात उसने क्या ऑब्जर्व की, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जिनमें डेविएशन हुआ, लेकिन डेविएशन 1 डिग्री से भी कम था। डेविएशन जो था 1 डिग्री से भी कम था। डेविएशन जो हुआ वो 1 डिग्री से भी कम था कुछ पार्टिकल्स में, ठीक है। और ये कुछ पार्टिकल जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो वो कितने थे, 0.14%, ठीक है कि नहीं बात आपको। तीसरी जो उसने बात नोटिस की, एक पार्टिकल 8000 में से 90 डिग्री डेविएट हुआ। मतलब अगर 8000 पार्टिकल को फेंकूँ तो एक पार्टिकल ऐसा होगा जो 90 डिग्री क्या होगा, डेविएट होगा, ठीक है। ये आपको डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। और चौथी बात देखी कि 0.001% पार्टिकल आपके 180 डिग्री डेविएट हो गए। दोबारा सुनो, सिंपल सी बात है, मोस्टली सीधे निकल गए, कुछ 1 डिग्री से कम डेविएट हुए, उससे भी कम क्या हुए, 90 डिग्री डेविएट हुए, और सबसे कम और या कहूँ ना के बराबर क्या हुआ, 180 डेविएट हो गए। समझ आई बात आपको। तो ये 4 बातें उसने इस एक्सपेरिमेंट से निकाली और उसकी बेसिस पर एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश की। देखो उन्होंने बोला एक बात तो सिद्ध होती है कि जो एटम है उसका मोस्टली पार्ट खाली है, क्योंकि तभी पार्टिकल, इतने ज़्यादा पार्टिकल क्या जा सकते हैं, स्ट्रेट जा सकते हैं, ठीक है। तो पहली जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत बड़ा सेंटर पर एक बहुत बड़ा मास बैठा है और मास के साथ साथ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों दिया वो समझाता हूँ। देखो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव नेचर के होते हैं। आपको पता है अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं है, हीलियम का डबल आयनाइज पार्टिकल है, ठीक है। तो हीलियम का पार्टिकल इसकी तरफ बढ़ रहा है, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो नेगेटिव और ये है पॉजिटिव,
तो अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव और पॉजिटिव में तो क्या होता, अट्रैक्शन होता, और रिपल्शन, और ये डेविएशन का मतलब क्या है, रिपल्शन है। भाई ये डेविएट हुआ, चाहे 1 डिग्री से कम हुआ, 90 डिग्री हुआ या 180 डिग्री हुआ क्या, ये डेविएट यानी कि रिपेल किया गया इसके द्वारा। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो उसको अपनी तरफ चिपका लेता, खींच लेता। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? तो पक्का यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है सेंटर पर, ठीक है। नंबर 2 बात, पहली बात क्या है, एम्प्टी है। दूसरी बात बोला कि कोर पर, सेंटर पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है कि नहीं बात। अब उन्होंने ये भी बोला कि ये बहुत भारी है, मतलब पूरा एटम का मास यहीं पर आकर बैठ गया ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है? याद करो कोलिजन को, अगर आप एक छोटी गेंद को एक बड़ी गेंद के साथ टकराते हैं क्लास 11th को, जो कि रेस्ट पर है, ये किस में थी, रेस्ट पर है, और इसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो होता क्या है कि आफ्टर कोलिजन की फ़ोटो मैं दिखाऊं तो ये तो उल्टा भाग जाती है और ये रेस्ट पर ही रहती है। ऐसा कुछ पढ़ा हुआ आपने, क्लियर है कि नहीं बात आपको? अगर ये v से आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, -v, और ये क्या रहेगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। दिस इज़ बिफोर कोलिजन, दिस इज़ आफ्टर कोलिजन। तो ऐसा यहीं पर तो हुआ कि ये आया और 180 डिग्री वापस क्या कर गया, डेविएट कर गया। यहाँ पर भी तो 180 डिग्री डेविएट हो रहा है बेटा, ये छोटे वाला पार्टिकल। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो ये तभी पॉसिबल है जब सेंटर पर बहुत ज़्यादा मास हो। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे एटम का मास सेंटर पर आकर बैठ गया है, और इसी टिनी कोर को, इसी पर्टिकुलर चीज़ को क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया। तो न्यूक्लियस वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया था, रदरफोर्ड ने। ठीक है कि नहीं, ये बात आपको समझ आई बात? तो दिस इज़ द फाइंडिंग ऑफ द रदरफोर्ड। पहली चीज़ क्या थी कि 99% तो डेविएट ही नहीं होते, स्ट्रेट पाथ में चलते हैं। 1% से भी कम 1 डिग्री से भी कम डेविएट होने वाले इतने % है, उससे भी कम 90 डिग्री डेविएट होते हैं, और 180 डेविएट तो बहुत कम होते हैं। क्लियर है बात आपको? तो वहाँ से उन्होंने 4 कंक्लूजन दिए कि मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, खाली है। नंबर 2, सेंटर पर क्या बैठ गया है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा पक्का, क्योंकि वो पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और ये पक्का क्या होगा, हैवी चार्ज पार्टिकल होगा। ठीक है, अब ये आपने हैवी का मतलब उसका मास ज़्यादा होगा। ठीक है, अब चौथी पॉइंट समझो, क्योंकि गोल्ड की फॉइल इनिशियली क्या थी, चार्ज फ्री थी, तो पक्की बात है, क्योंकि कोई भी एटम या कोई भी मटेरियल होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है अभी तो, है ना। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो बाहर कौन घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो ये उन्होंने चौथा कंक्लूजन निकाला कि भाई न्यूट्रल था आपकी गोल्ड फॉइल तो, और यहाँ पर पॉजिटिव मैंने दिखाया है, तो उसको काटना भी तो पड़ेगा उतनी नेगेटिव से। तो आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। क्लियर है बात आपको? इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काट रहे हैं इसके चारों ओर, सच डेट इसका नेट चार्ज कितना हो गया है, 0 हो गया। किसी भी पर्टिकुलर एटम कहें, उसका नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि उसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आज की डेट में तो आपको पता है, लेकिन उस समय की बात हो रही है, बता रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा माना कि इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के चारों ओर क्या काट रहे हैं, चक्कर, एंड दिस इज़ द कंप्लीट पिक्चर ऑफ एटम। समझ आई बात आपको? अगर आप इसको ग्राफ से दिखाना चाहें कि कितने पार्टिकल स्कैटर हुए और कितने एंगल पर हुए, दिस इज़ एंगल एंड दिस इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज़ स्कैटर। ठीक है, तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। जितना एंगल बढ़ता जाएगा उतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते जाएंगे, कम। देखो सबसे ज़्यादा एंगल कितना डेविएट हुआ, 180, तो पार्टिकल उतने ही क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। और बहुत ज़्यादा एंगल, बहुत ज़्यादा नंबर क्या होगा, जिनका डेविएशन ही नहीं हुआ, है ना, यही तो बात हो रही है। तो दिस इज़ समथिंग लाइक पैराबोला। क्लियर है बात आपको? इसको नोट कर लें। तो आपको रदरफोर्ड भाई साहब ने एटम का एक क्या बता दिया बेटा, स्ट्रक्चर बता दिया है कि कैसे कैसे एटम में आपका न्यूक्लियस लाई करता है और कैसे इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब और इससे क्या क्या बातें पता चली उसको देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल से ही। रदरफोर्ड मॉडल की हेल्प से आप जो एटम के और या कहूँ न्यूक्लियस के साइज़ को पता कर पाए थे। ठीक है, तो उसको देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देखते हैं। दिस इज नथिंग बट साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। जो टिनी कोर थी ना, उसका साइज पता कर पाए थे आप। ठीक है, कैसे वो देखते हैं, न्यूक्लियस
फॉर साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए थी ये, ठीक है। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कुछ नहीं है, ये आइडिया देती है साइज ऑफ न्यूक्लियस का। देखो उन्होंने अल्फा पार्टिकल को फेंका, है ना। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, +2e है, क्योंकि आपने देखा कि अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं है, हीलियम का डबल आयनाइज्ड चार्ज है, तो उसके पास कितना चार्ज है, +2e। और लेट उसको v वेलोसिटी दी आपने, कितनी वेलोसिटी दी, v वेलोसिटी दी, और इसका मास m है। m आपको पता है हीलियम वाला मास होगा यार। और यहाँ पर न्यूक्लियस है ना, दिस इज न्यूक्लियस। और मान लो किसी भी एक पर्टिकुलर एटम का न्यूक्लियस है, तो किसी भी एटम को आप किससे डिफाइन करते हो, किसी भी एलिमेंट को ZA से। Z इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक नंबर, एंड दिस इज एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। मान लो कोई भी एलिमेंट X है, ठीक है, तो आपको ये पता है कि जितना Z होता है उतना ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया, ZE हो गया इसके ऊपर चार्ज। समझ आई बात आपको। दिस इज एटॉमिक नंबर इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो अल्टीमेटली एक के ऊपर चार्ज कितना होता है, +E, तो ZE है, ठीक है, तो टोटल चार्ज ZE हो जाएगा। क्लियर है बात आपको, ओके। तो अब होगा क्या बेटा, ये इसके पास आया मान लो, ठीक है। अब पॉजिटिव में रिपल्शन होगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर ये रुक जाएगा। इसके बाद ये क्या करेगा, वापस भागने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा और क्लोज आ जाएगा, जब तक ये इसको अलाउ करेगा। एक समय के बाद इनमें रिपल्शन बढ़ जाएगा और ये क्या करेगा, वापस मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि इस समय जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पर उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गई है, तब्दील हो गई है, ठीक है। इसके पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी, अगर मैं इसका एनर्जी कंजर्वेशन देखूँ तो यहाँ पर क्या है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, और यहाँ पर आकर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई है। वो किस में बदल गई है, इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई है ना। एंड लेट ये इसके r डिस्टेंस सबसे पास आ सका, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ½ mv² इज इक्वल टू वट, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाई R, ठीक है। तो Q1 कितना है, 2e है, और Q2 कितना है, ZE। समझ आई बात आपको, एंड डिवाइडेड बाय R। दिस इज R इज द डिस्टेंस जो ये वाला पार्टिकल इसके सबसे पास आस का, ठीक है कि नहीं बात आपको। अगर मैं R को निकालूं दैट विल बी इक्वल टू K2Z, 2 आगे ले लेते हैं, E² डिवाइडेड बाय ½ mv²। दिस R इज कॉल्ड क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, कितना पास से पास, क्लोज से क्लोज आस का। तो देखो अगर ये R निकल गई तो आपको हल्का फुल्का इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के साइज का भी पता चल चुका है, क्योंकि ये R और इसके R' में कोई ज़्यादा अंतर होने वाला नहीं है, ठीक है कि नहीं बात आपको। R' नियरली इक्वल टू R, तो मेरे को अल्टीमेटली किसके बारे में पता चल चुका है, न्यूक्लियस के साइज के बारे में पता चल चुका है। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही आप ज़्यादा पास इसके जा सकेंगे और उतना ही अच्छा आपको साइज़ पता लगेगा। देख सकते हो आप, जितना ये बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतना ही R घटेगा, और R घटेगा तो उतना ही आप एक्चुअल साइज ऑफ न्यूक्लियस के क्लोज आओगे। समझ आई बात, ठीक है। नोट कर लें इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्ट पैरामीटर। ये क्या चीज़ होती है, इसको भी देखते हैं। देखिए ये आपका न्यूक्लियस था, है ना, ठीक है, और ये उसकी सेंटर लाइन है। यहाँ से मान लो अगर आप एक पार्टिकल को छोड़ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल को, तो ये इसका वेलोसिटी वेक्टर हो गया, है ना, जिसके अलोंग वो मूव करेगा। तो वेलोसिटी वेक्टर से इसके सेंटर के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, उसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, जिसे मैं B से डिनोट करता हूँ। किसे डिनोट करता हूँ मैं, B से डिनोट करता हूँ, ठीक है। देखो B का फॉर्मूला आपको याद रखना है। B का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² cot θ/2 डिवाइडेड बाई E इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल। क्लियर है कि नहीं बात आपको। अब ये B क्या इंडिकेट करता है उसको समझो आप, ठीक है।
पहले तो आप कोट थीटा का फंक्शन समझो। आप कोट थीटा, बेटा कोट 0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, और कोट 90 क्या होता है, 0 होता है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर थीटा इंक्रीज़ कर रहा है 0 से 90 इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा थीटा, अगर थीटा इंक्रीज़ करे तो कोट थीटा क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। देख लो आप यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी थी, अगर देखो आप थीटा और कोट थीटा को देखो आप, ये 0 था तो ये कितना था, इन्फिनिटी, और ये 90 हुआ तो ये कितना हो गया, 0। तो ये तो इंक्रीज़ कर रहा है, और जबकि ये क्या कर रहा है, डिक्रीज़। थीटा इंक्रीज़ करता है तो कोट थीटा क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। ठीक है, अब ये देखो आप, अगर एक पार्टिकल को आप ऐसे इसके अलोंग, इसके सेंटर लाइन के अलोंग छोड़ते तो वो पक्का डेविएट ऐसे होकर आता, हाँ के ना बेटा, बोलो भाई, वेरी गुड। तो अगर आप देख सकते हो कि थीटा अगर 180 है, भाई डेविएशन का मतलब क्या है, 180 है ना, तो ये कोट क्या हो जाएगा, 180/2 डेट विल बी 90, और कोट 90 कितना होता है, 0, तो बी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर थीटा आपका कितना हो, 180 हो, तो बी कितना आ जाएगा, 0। यही बात आपको बी बता रहा है कि कितने एंगल पर, या कहूँ कितने पैरामीटर पर, इम्पैक्ट पैरामीटर पर कितना एंगल आपको मिलने वाला है। आप ये बता दो मेरे को कि मैंने इतनी दूरी से छोड़ा, उसके सेंटर लाइन से इतने ऊपर छोड़ा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना एंगल ऑफ डेविएशन आपका होने वाला है। समझ आई या नहीं यही बात आपको, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मान लो अगर आपने अच्छी खासी दूरी से छोड़ा है, मान लो यहाँ से छोड़ा आपने, बी काफ़ी अच्छा है, अच्छा पॉजिटिव है, तो ये बी क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव करोगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ने लग जाएगा। समझो आप, मान लो ये बी इन्फिनिटी हो गया, काफ़ी ऊंचे से छोड़ा है, तो अल्टीमेटली कोट की किस एंगल पर वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, डेट विल बी इक्वल टू 0, तो आपका पार्टिकल डेविएट नहीं होगा, वो सीधे निकल जाएगा। या फिर यहाँ से बात करें हम, सीधे निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज सिंपल मीनिंग ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर, कि आप कितनी ऊंचाई से उसको छोड़ें उसकी सेंटर लाइन से, सच डैट उसका एंगल ऑफ डेविएशन आपको पता करना हो, तो आप किसकी हेल्प लेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर की हेल्प लेंगे। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए रदरफोर्ड मॉडल में। कुछ बातें और मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो रदरफोर्ड मॉडल की थी, जो उसके प्रिंसिपल थे कि आपका मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है और सेंटर पर एक हैवी चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज चीज़ आकर बैठी, जिसे आपने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। ठीक है, और क्योंकि हर एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या कर रहे होंगे, सराउंड कर रहे होंगे। अब कोई चीज़ सराउंड कर रही है, उन्होंने ये बोल तो दिया कि ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं। तो आपको पता है कि क्लास 11 से किसी भी चीज़ को अगर सर्कुलर पाथ में घूमना है तो उसको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, डेट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ के ना। तो इसको किसकी रिक्वायरमेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कौन करवाएगा, आप कहोगे सिंपल सर, इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को बोलेगा आ जा मेरे पास, हाँ के ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कौन करवाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट बेटा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r, हाँ के ना, mv²/r। क्लियर है बात आपको, दिस इज r एंड दिस इज v विद विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू k e, नेगेटिव ई आएगा, ठीक है कि नहीं बात आपको, और ZE/r², ZE/r²। क्लियर है। अच्छा, अगर इस नेगेटिव साइन को हटाकर मैं ये लिख दूँ अट्रैक्टिव, तो भी बात चल जाएगी। नेगेटिव का मतलब क्या था, अट्रैक्टिव यार, हाँ के ना। मैग्नीट्यूड ये लिख दिया और डायरेक्शन मैंने बता दिया, अट्रैक्टिव होगी, टुवर्ड्स द सेंटर होगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको। नेगेटिव साइन सिर्फ क्या बताता, आपका डायरेक्शन बताता, टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर है कि नहीं बात। एक आर से एक आर मर गया, ठीक है कि नहीं बात। अगर मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करूँ, हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ k ZE²/r, दिस इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने निकाल ली है, कितनी आई है, हाफ k ZE²/r। ठीक है, और क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, यस और नो। तो पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकते हो आप, क्या होती है, k Q1 Q2/r। Q1 कितना है, -e, और ये कितना है, ZE है,
एंड डिवाइडेड बाय आर। आप यहाँ पर कहोगे सर आपने यहाँ पर नेगेटिव क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में साइन कंसिडर होता है बेटा। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? तो ये आपका कितना आ जाएगा k ZE² बाय आर। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पर टोटल एनर्जी कितनी हुई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जोड़ दीजिए। ठीक है कि नहीं बात आपको? तो हाफ k ZE² बाय आर माइनस आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर माइनस था इलेक्ट्रॉन वाला, k ZE² बाय आर। समझ आई बात आपको? एंड दैट्स कम्स आउट टू बी माइनस हाफ k ZE² बाय आर। ये नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ क्या है, अट्रैक्ट है, अट्रैक्टिव एनर्जी है ये। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट। समझ आई बात आपको? तो ये सारी चीज़ें आपको समझाने का मेरा प्रयास रहा है आज की क्लास में कि क्या था आपका, इसको ऑर्बिट एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है? तो आपने देखा कि सबसे पहले क्या आया था, आपका थॉमसन मॉडल आया था। जैसे कि वाटरमेलन होता है कि बीज आपके इलेक्ट्रॉन और बाकी जो लाल मटेरियल है, ठीक है, जो तरबूज हम खाते हैं, वो क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। समझ आई बात आपको? और उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड मॉडल ने एक्सपेरिमेंट किए, आपने गोल्ड फॉइल को अल्फ़ा पार्टिकल के साथ टकराया। अल्फ़ा पार्टिकल को स्पीड आपको पता है कि कैसे दी गई थी, साइक्लोट्रॉन की हेल्प से। ठीक है कि नहीं बात? तो वहाँ से आपने इस एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पता करने की कोशिश की, जो भी उनकी वहाँ पर ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है? और फिर आपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच देखी, उसके बाद इम्पैक्ट पैरामीटर देखा, और अब लास्ट में हमने देखा कि किसी भी ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, डेट विल बी इक्वल टू -12 k ZE² बाय आर। ठीक है? परंतु रदरफोर्ड मॉडल भी कुछ कमियों के कारण फेल हो गया। ठीक है? एक कमी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसको सोचिए आप। देखो इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और यही चीज़ इनके गले की हड्डी बन गई। देखिए कैसे, इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं तो अल्टीमेटली एक चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, घूम रहा है ना। और इलेक्ट्रॉन अगर रोटेट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो, परंतु डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है। आके ना भैया, रोटेट कर रहे हो तो डायरेक्शन हर पॉइंट पर आपकी चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब इन इलेक्ट्रॉन के पास एक एक्सेलरेशन है। आके ना। और एक चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट करता हो वो क्या रेडिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है। एक चार्ज पार्टिकल जो क्या कर रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा हो, तो वो क्या रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू दी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और अगर कोई चीज़ रेडिएट कर रहा है तो अल्टीमेटली आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या होती है, एनर्जी होती है, और क्या होता है, मोमेंटम। तो मतलब ये अपनी एनर्जी को लगातार क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। और लूज़ करेगा तो अल्टीमेटली ये इस ऑर्बिट में तो नहीं रह पाएगा, है ना। एक एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए पर्टिकुलर रोटेट करने के लिए, ठीक है। अगर आर कम या ज़्यादा होगा तो एनर्जी घटेगी बढ़ेगी, है ना। तो एनर्जी इसकी घट रही है तो आर पक्का क्या होगा, देखो जरा ध्यान से। अब क्या होगा, एनर्जी घटेगी तो ये छोटा पाथ को पकड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। और फिर एनर्जी घटेगी तो और छोटा ऑर्बिट को पकड़ेगा, और ऑर्बिट को पकड़ते 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 वो कहाँ पर आ जाएगा, वापस इस न्यूक्लियस पर आकर पड़ जाएगा। और न्यूक्लियस के ऊपर आकर पड़ गया तो वापस आप किस पर आ गए, कोडिंग मॉडल पर आ गए, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आकर एंड कर दिया आपने, ठीक है। अब उस बात को देखते हैं, भाई एनर्जी को लूज़ कर रहा है तो अल्टीमेटली मैं कहूँगा कि ये चीज़ क्या हो रही है आपकी, ये नेगेटिव साइन को कंसीडर करें आप। देखो टोटल एनर्जी मान लो पहले कितनी है, -2 है, ठीक है कि नहीं बात आपको। और एनर्जी को लूज़ कर रहा है तो टोटल एनर्जी -3 हो जाएगी, हाँ के ना, समझ आइए नहीं ये बात आपको, क्लियर है बात आपको। और ये चीज़ बढ़ेगी तो आर क्या होगा, कम होगा, इसी वजह से वो क्या होगा, छोटा होता हुआ आके न्यूक्लियस पर पड़ेगा। आपके दिमाग में ये आया होगा कि टोटल एनर्जी घट रही है तो आर को बढ़ना चाहिए, नहीं, आप नेगेटिव साइन के साथ डील करेंगे, क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। तो होपफुली आपको ये क्लास समझ आई होगी, इसको ध्यान से पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और नेक्स्ट क्लास में जो ये कमी आई है उसको दूर करेंगे बोर मॉडल की हेल्प से। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।